दोस्तों, आज हम आपको जवान लड़कियों के साथ गलत हरकत करने वाले कुत्ते के बारे में बताने वाले हैं। खूबसूरत लड़कियों को देखकर कुत्ता उनके साथ गलत काम करने लगता था। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, बड़े पुराने जमाने की बात है। उस जमाने में एक बहुत बड़ा और खुशहाल मुल्क था। नाम था खुशहाल। इस मुल्क का बादशाह था सुल्तान बहादुर खान। नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह शख्स कितना दिलेर और अक्लमंद होगा। बादशाह वाकई अपनी रियाया से अपने लोगों से बेहद मोहब्बत करता था। उसका एक उसूल था, इंसाफ सबके लिए बराबर। इसलिए मुल्क के शहरी लोग, अमीर हो या गरीब, बादशाह से बहुत राजी रहता था। एक रोज का जिक्र है जब सुल्तान बहादुर खान ने सोचा कि दरबार में बैठे बैठे हकीकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रियाया की असली हालत तो बाजारों और गलियों में जाकर ही समझी जा सकती है। लिहाजा उसने अपना भेष बदला, सादा कपड़े पहन लिए, सर पर एक साधारण सी पगड़ी बांधी और अपने एक भरोसेमंद वजीर को साथ लेकर निकल पड़ा। बाजार में पहुंचा तो नजारा वही था जो हमेशा होता था। दुकानदार अपनी दुकानों पर बैठे, ग्राहक सौदेबाजी करते, बच्चे इधर उधर भागते, हर तरफ चहल पहल। बादशाह को तसल्ली हुई कि उसके हुकूमत में लोग अमन और खुशहाली से जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वक्त का पहिया जैसे जैसे घूमता है, इंसान को वह चीजें दिखती हैं जिनकी उम्मीद तक नहीं होती। बादशाह भी उसी शाम जब बाजार से निकलकर आगे बढ़ा तो एक अजीब मंजर उसकी आंखों के सामने आया। वो एक बस्ती की तरफ जा पहुंचा। यह वही बस्ती थी जहां बादशाह कई बार पहले भी जा चुका था। हर बार वहां की रौनक देखकर उसका दिल खुश हो जाता था। बच्चे खेलते, औरतें बातें करती, बूढ़े चौपाल पर बैठे गपशप करते। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल उल्टे थे। सन्नाटा पसरा हुआ था, गली सुनसान, दरवाजे बंद और बस दो चार लोग ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी खौफ में हो। बादशाह ने ताज्जुब से अपने वजीर की तरफ देखा और कहा, अजीब बात है, यहां तो हमेशा चहल पहल रहती थी, आज लोग घरों में क्यों कैद हैं? वजीर ने सर नीचे कर लिया, जैसे वह भी जवाब ढूंढ रहा हो। इतने में अचानक शोर की आवाज आने लगी, चीख पकार, भागते हुए कदम, औरतों की घबराई हुई आवाजें। बादशाह ने मुड़कर देखा तो करीब 7-8 जवान लड़कियां चीखती चिल्लाती उसकी तरफ भाग रही थीं। उनके चेहरों पर खौफ की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। और दोस्तों, उनके पीछे पीछे एक बहुत बड़ा कुत्ता दौड़ता हुआ आ रहा था। कुत्ते के बाल लंबे, चमकदार, बिल्कुल वैसे जैसे किसी के पाले हुए हों। उसकी आंखों में अजीब सी चमक, दांत बाहर निकले हुए। वो कुत्ता उन लड़कियों के पीछे इस तरह भाग रहा था जैसे किसी शिकार के पीछे शिकारी। बादशाह पहले तो चौंका, लेकिन अगले ही लम्हे उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने सोचा, लड़कियां भी ना कितनी नाजुक होती हैं। जरा सा कुत्ता पीछे लग गया और जान बचाने के लिए चीखती भागती जा रही हैं। आखिर यह तो पालतू जानवर है, इसमें डरने वाली क्या बात है? यह सोचकर बादशाह ने उस मंजर को हल्के में ले लिया। उसने अपने वजीर से कहा, चलो, यह तो मामूली बात है, लड़कियों की बेवजह की घबराहट है। लेकिन दोस्तों, असलियत बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी बादशाह ने सोची। उस वक्त बादशाह को अंदाजा ही नहीं था कि उस बस्ती में लोग अपने दरवाजे क्यों बंद कर रहे थे और लड़कियां उस कुत्ते से क्यों इस कदर खौफजदा थीं। बादशाह उस खौफनाक नज़ारे पर ज्यादा गौर किए बिना आगे बढ़ गया। कई और बस्तियों का हाल मालूम किया और रात होते अपने महल वापस पहुंच गया। महल की रौनक, शाही बिस्तर, नरम तकिए, सब कुछ उसके लिए हाजिर था। लेकिन जब वह बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद की, तो अचानक उसके जहन में वही मंजर उभर आया, डरी सहमी लड़कियां और उनके पीछे भागता हुआ कुत्ता। बादशाह फिर से मुस्कुराया और सोचा, हाय बेचारियां, एक कुत्ते से इस तरह डर गई। वह हंसते हंसते नींद में डूब गया। मगर दोस्तों, नींद की गहराई में उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वह कुत्ता, वो बस्ती और वह भागती हुई लड़कियां, ये सब किसी बड़ी हकीकत का हिस्सा है। वो हकीकत जो अगले कुछ दिनों में पूरे मुल्क की नींव हिला देने वाली थी। अगले दिन सुबह की ठंडी हवाएं चल रही थीं। सूरज की पहली किरणों ने जब महल की ऊंची दीवारों को छुआ तो बादशाह सुल्तान बहादुर खान नींद से जागा। वक्त की आदत थी कि सुबह सुबह वह अपने शाही बाग में टहला करता। बादशाह ने कपड़े पहने, वजीरों और सिपाहियों को किनारे रहने का इशारा किया और अकेला बाग की तरफ निकल गया।
वहां फूलों की खुशबू, फव्वारों का पानी और परिंदों की चहचहाट सब कुछ हमेशा की तरह था। लेकिन दोस्तों, इंसान का दिल जब किसी सोच में उलझा होता है तो आसपास की खूबसूरती भी बेअसर लगती है। बादशाह का दिल भी कल रात वाला मंजर बार बार ताजा कर रहा था। वो लड़कियां और उनका पीछा करता हुआ कुत्ता टहलते टहलते उसकी नजर बाग में काम करने वाले दो मजदूरों पर पड़ी। दोनों अपने औजार रखकर आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। बादशाह ने कान उधर लगाए। पहला मजदूर बोला, भाई सुना है, उस कुत्ते ने फिर किसी बस्ती में हंगामा कर दिया है। जवान लड़कियां तो घरों से निकलने से भी डरती हैं। दूसरा हैरानी से बोला, हाँ मैंने भी यही सुना है, पता नहीं जाने कब से ये आफत टलने वाली है। बादशाह ठिठक गया। दिल में जैसे किसी ने चिंगारी रख दी हो। अब उसे यकीन हो गया कि यह वही कुत्ता है जिसे उसने अपनी आंखों से कल देखा था। लेकिन कल रात उसने जिस मंजर को मजाक समझा था, असल में वह इतना मामूली नहीं था। थोड़ी देर बादशाह अपने बाग से निकलकर दरबार में आ बैठा। आज भी हमेशा की तरह दरबार सजा हुआ था। वजीर, अमीर, सिपाही सब अपने अपने काम में लगे थे। बादशाह अपने शाही तख्त पर बैठा ही था कि अचानक एक अधेड़ उम्र का शख्स तकरीबन 50 साल का दरबार में दाखिल हुआ। चेहरा थका हुआ, आंखों में डर और दर्द। उसने बादशाह के सामने आदाब किया और बोला, बादशाह सलामत, मैं फला बस्ती से आया हूं। वो बस्ती जो कभी हंसी खुशी से आबाद थी, अब वीरान हो चुकी है, और इसकी वजह है एक कुत्ता। दरबारियों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन बादशाह को अब शक नहीं रहा। उसने महसूस किया कि यह वही कुत्ता है जिसे उसने अपनी आंखों से देखा था। बादशाह ने गंभीर लहजे में पूछा, बताओ, यह कुत्ता आखिर करता क्या है? लोग उससे इतना क्यों डरते हैं? उस शख्स ने कांपती हुई आवाज में कहा, बादशाह सलामत, उस कुत्ते की हरकतें इतनी घटिया और शर्मनाक हैं कि जुबान पर लाना मुश्किल है। जब भी वह किसी जवान लड़की को देख लेता है तो उसका पीछा करता है, कभी उनके घरों तक घुस आता है और फिर उनकी इज्जत से खेलकर जंगल की तरफ भाग जाता है। दरबार में खामोशी छा गई। हर शख्स उस शिकायत करने वाले की तरफ देख रहा था। बादशाह के माथे पर बल पड़ गए। उसने गुस्से में कहा, खाकसार, आखिर तू कैसी बातें कर रहा है? ये कैसे मुमकिन है कि एक कुत्ता इस तरह सोच सके, ये सब हरकतें कर सके? शिकायत करने वाले ने सिर नीचे कर लिया और भारी आवाज में बोला, बादशाह सलामत, मैं भी यही सोचता हूं कि कैसे मुमकिन है, लेकिन यह हकीकत है। हमारी बस्ती की लड़कियां उस कुत्ते के डर से दरवाजे तक नहीं खोलती। मेरे अपने घर में भी 3 जवान बेटियां हैं। मैं हर रोज खौफ में जीता हूं कि कहीं वह कुत्ता मेरी बेटियों पर हमला ना कर दे। मेरा काम था आप तक अपनी शिकायत पहुंचाना। अब इंसाफ आपका काम है। यह कहकर वो शख्स रोते रोते चुप हो गया। बादशाह ने गहरी सांस ली। दिल में एक बोझ सा उतर आया। उसने उस शख्स को तसल्ली देते हुए कहा, तू फिक्र मत कर, अपने घर जा, अपनी बेटियों का ख्याल रख, मैं इसका कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगा। वह शख्स बादशाह से इजाजत लेकर वहां से चला गया। लेकिन दोस्तों, बादशाह अब गुमसुम हो गया। उसका दिल एक अजीब सी सोच में डूब गया। उसने अपने वजीरों की तरफ देखा, मगर किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत ना की। वो सोच रहा था, क्या वाकई यह सब सच है? क्या एक कुत्ता इतनी गिरी हुई हरकतें कर सकता है, या इसके पीछे कोई और माजरा छिपा है? दरबार में रौनक थी, लेकिन बादशाह के दिल पर अंधेरा छा चुका था। उसे अब महसूस हो रहा था कि जिस मंजर को उसने कल हंसी में उड़ा दिया था, वो शायद पूरे मुल्क के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। जब वह शख्स दरबार से चला गया तो बादशाह सुल्तान बहादुर खान देर तक खामोश बैठा रहा। उसका दिल भारी था और जहन उलझा हुआ। उसके तख्त के चारों तरफ बैठे वजीर और उमरा भी देख रहे थे कि बादशाह किसी गहरी सोच में डूब गया है। आखिरकार बादशाह ने इशारा किया और अपने 3 सबसे खास वजीरों को तलब किया। जब वो तीनों सामने आए तो बादशाह ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि आज दरबार में एक शिकायत सुनी गई। यह शिकायत मामूली नहीं। एक कुत्ता जवान लड़कियों के पीछे पड़ गया है। जो बातें उस बूढ़े ने कही हैं, वही बातें मैंने अपने बाग में 2 नौकरों की जुबान से भी सुनी थीं। अब यह मामला मजाक या वहम नहीं रहा, इसमें कोई गहरी बात है।
वजीर आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनमें से सबसे उम्रदराज वजीर ने कहा, बादशाह सलामत। अगर यह बातें सच हैं तो यह सिर्फ उस बस्ती की नहीं, पूरे मुल्क की इज्जत का सवाल है। हमें इसकी तह तक पहुंचना ही होगा। दूसरे वजीर ने हामी भरी। बादशाह सलामत, यह मामला साधारण नहीं लगता। एक जानवर का इंसानों की तरह सोच पाना, फिर यह गंदी हरकतें, इसमें कुछ और भी छिपा हुआ हो सकता है। तीसरे वजीर ने सीधी बात कही, बादशाह सलामत, हमें देर नहीं करनी चाहिए। जितनी देर होगी उतना ही खतरा बढ़ेगा। बादशाह ने गहरी सांस ली और मजबूत आवाज में कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है। यही वजह है कि मैंने तुम्हें बुलाया। तुम तीनों कलम और किताब वाले नहीं, बल्कि तजुर्बाकार वजीर हो। तुम्हारा काम है असलियत तक पहुंचना। तो अब ऐसा करो, कुछ भरोसेमंद सिपाही लो और उस बस्ती में जाओ। वहां जाकर खुद मालूम करो कि माजरा क्या है। मेरी रियाया का दिल अब और दहशत में नहीं रहना चाहिए। तीनों वजीरों ने एक साथ कहा, जो हुक्म बादशाह सलामत। उसके बाद वजीरों ने अपने चुने हुए सिपाहियों का एक छोटा काफिला तैयार किया और उसी शाम बस्ती की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, जब वह बस्ती में दाखिल हुए तो वहां का सन्नाटा उनकी रगों में सरसराहट पैदा कर गया। गली कूचों में बमुश्किल कोई इंसान दिखता था। औरतें झरोखों से झांक रही थीं। बच्चे अपनी मांओं से चिपके हुए थे। मर्द भी दरवाजों पर खड़े थे, लेकिन उनके चेहरों पर गम और डर साफ झलक रहा था। वजीरों ने बस्ती के बुजुर्गों और मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा किया और उनसे पूछताछ शुरू की। सबसे पहले एक बूढ़ा बोला, साहब, हमने तो जिंदगी में बहुत सी आफतें देखी, लेकिन ऐसी नहीं। वह कुत्ता शाम ढलने के बाद निकलता है, अक्सर जंगल की तरफ से आता है और सीधे उन गलियों में दाखिल होता है जहां जवान लड़कियां रहती हैं। एक और शख्स ने बताया, वो कुत्ता किसी और चीज की तरफ ध्यान ही नहीं देता, बस जवान लड़कियों को देखता है और उनके पीछे पड़ जाता है। अक्सर 18 से 22 साल की लड़कियां ही उसके निशाने पर होती हैं। वजीरों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर एक और औरत ने कहा, हमारे घरों के दरवाजे तक आ जाता है, कभी कभी तो खिड़कियों से झांकता है, और जब किसी लड़की का अकेले निकलना होता है तो वह जानवर पीछे लग जाता है। वजीरों ने तमाम बातें कागज पर दर्ज कर लीं। उन्होंने बस्ती वालों से यह भी पूछा कि उस कुत्ते के आने का वक्त क्या होता है, किस तरफ से आता है, और जब हमला करता है तो कहां गायब हो जाता है। लोगों ने बताया, वह अक्सर शाम के वक्त जंगल की तरफ से आता है और जब अपनी हरकत पूरी कर लेता है तो वापस उसी जंगल की तरफ भाग जाता है। उसका ठिकाना क्या है यह किसी को मालूम नहीं। वजीर अब यकीन कर चुके थे कि यह मामला साधारण नहीं। उन्होंने फैसला किया कि जो भी मालूमात इकट्ठा हुई है उसे दरबार में बादशाह तक पहुंचाया जाए। लेकिन दोस्तों, उनके दिलों में भी एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। आखिर एक कुत्ता ऐसा क्यों कर रहा है, और अगर इस पर काबू ना पाया गया तो आगे क्या होगा। जब वजीरों ने बस्ती वालों से सब मालूमात हासिल की तो उन्होंने ठान लिया कि अब इस कुत्ते को पकड़ना ही होगा। उसी रात उन्होंने कुछ बहादुर सिपाही साथ और उन रास्तों पर घात लगाकर बैठ गए जिधर से कुत्ते के आने का अंदेशा था। शाम का वक्त था। बस्ती खामोश थी। घरों के दरवाजे बंद। औरतें अपनी बेटियों को छुपाकर बैठी थीं। वजीर और सिपाही अंधेरे में सांस रोके बैठे रहे। अचानक कुछ ही देर बाद दूर से खड़खड़ाहट सुनाई दी और फिर वो सामने आया। वो बहुत बड़ा कुत्ता। उसके लंबे लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। आंखों में अजीब सी चमक थी। वो तेजी से चलता हुआ बस्ती की तरफ आ रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक उसके पैर सिपाहियों के बिछाए जाल में उलझ गए। सिपाहियों ने चीख कर कहा, साहब, पकड़ लिया हमने। सब दौड़ पड़े। वजीर भी घोड़ों से उतरकर जाल की तरफ भागे। लेकिन दोस्तों, मामला इतना आसान नहीं था। वो कुत्ता किसी आम कुत्ते जैसा नहीं निकला। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसने गुस्से में जोर से दहाड़ा और अपने नुकीले दांतों से जाल को चीरने लगा। पल भर में उसने रस्सियां कुतर डालीं। सिपाही अभी उसे पकड़ भी नहीं पाए थे कि वह उछलता कूदता हुआ जंगल की तरफ भाग निकला। जाते जाते वह बार बार पलटकर ऐसे देखता रहा जैसे उसे समझ आ गया हो कि उसके लिए फंदा लगाया गया था। वजीर और सिपाही हांफते रह गए। उनके दिलों में खौफ और भी बढ़ गया। सब ने मजबूर होकर वापस लौटने का फैसला किया। महल में पहुंचे तो बादशाह तख्त पर बैठा इंतजार कर रहा था।
वजीरों ने सारी बात साफ साफ बयान कर दी। कैसे उन्होंने मालूमात इकट्ठा की, कैसे कुत्ते को जाल में फंसाया और कैसे वह उसे काट कर भाग निकला। बादशाह ने गंभीर होकर सर हिलाया और कहा, तुमने अच्छा किया, कोशिश की, लेकिन वो कुत्ता तुम्हारी सोच से ज्यादा चालाक और खतरनाक निकला। अब इस मामले को मैं अपने तरीके से देखूंगा। तुम लोग अपने अपने काम में लग जाओ। वजीर और सिपाही चले गए, लेकिन दोस्तों, बादशाह की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वह बार बार सोचता, आखिर यह कैसे हो सकता है कि एक कुत्ता इस कदर इंसानों की तरह चालाकी दिखाए? इसके पीछे क्या है? उस रात बादशाह ने ठान लिया कि अब वह खुद इस मामले को देखेगा। अगले ही दिन बादशाह ने अपने एक खास बहादुर सिपाही को साथ लिया और भेष बदलकर बस्ती की तरफ निकल गया। वहां जाकर उसने लोगों को बुलाया और कहा, तुम्हारी बस्ती के एक आदमी ने आकर मुझे सब हाल बताया था। मेरे वजीर और सिपाही कल यहां आए थे और उन्होंने भी यही बयान किया कि यह कुत्ता तुम्हारी इज्जत पर हमला करता है। अब मुझे चाहिए कि तुम लोग मेरी मदद करो। हमें उसे सामने लाना होगा। इस बस्ती में कोई एक घर ऐसा होना चाहिए जिसमें जवान लड़कियां हों। उस घर का दरवाजा खुला छोड़ दो ताकि उसे लालच आए और वह अंदर घुसे। फिर मेरे हाथों शिकार होगा। लोगों ने आपस में कान्हा फूंसी की। पहले तो खौफ था, लेकिन फिर समझ आए कि बादशाह खुद अपनी जान पर खेलकर यह मामला हल करना चाहता है। सबने हामी भर दी। एक घर चुना गया जिसमें 3 जवान लड़कियां थीं। उनके वालिद ने कांपते दिल से इजाजत दी, क्योंकि बादशाह खुद वहां मौजूद था। उस घर का दरवाजा खुला रखा गया। घर के अंदर बादशाह और उसका खास सिपाही छुप गए। बाहर सन्नाटा, अंदर इंतजार। हर लम्हा बोझिल था, हर सांस भारी। बादशाह की तलवार मयान से बाहर थी। वह पहली बार किसी जानवर को पकड़ने के लिए खुद फंदा बिछा रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों में छुप छुप कर निकल रहा था और बस्ती के ऊपर खामोशी छाई थी। सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। हर कोई अपने घर में दुबका हुआ था, मगर उस खुले दरवाजे वाले घर में, जहां बादशाह और उसका खास सिपाही छुपे हुए थे, सांसें तेज हो रही थीं। आंगन में 3 जवान लड़कियां बैठी थीं। उनके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था, मगर उन्होंने हिम्मत करके बादशाह का हुक्म माना था। अचानक दूर से पांव की थक सुनाई दी, जैसे कोई भारी जिस्म घसीटते हुए बस्ती की तरफ आ रहा हो। फिर अंधेरे से वही मंजर सामने आया। वो बहुत बड़ा कुत्ता, उसके बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और चेहरा गुस्से से भरा हुआ। धीरे धीरे वह बस्ती के अंदर दाखिल हुआ। उसके कदमों की आहट से खामोशी और गहरी हो गई। फिर वह रुका, सिर उठाकर इधर उधर देखने लगा और अचानक उसकी नजर उस खुले दरवाजे वाले घर पर पड़ी। आंगन में बैठी लड़कियों को देखकर उसके होठों से अजीब सी गड़गड़ाहट निकली, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि यही उसका शिकार है। वह दौड़ता हुआ उस घर की तरफ बढ़ा। लड़कियां डर के मारे सिकुड़ गईं, लेकिन जैसे ही वह अंदर घुसा और लड़कियों की तरफ छलांग लगाने वाला था, अचानक बादशाह ने अंधेरे से निकलकर तलवार का वार किया। तलवार सीधी उसके कंधे पर लगी। चीख जैसी आवाज निकली और कुत्ता जमीन पर गिर पड़ा, जख्मी हो गया। बादशाह का इरादा उसे मारने का नहीं था। वो देखना चाहता था कि आखिर इस कुत्ते की असलियत क्या है, क्यों यह ऐसी घिनौनी हरकतें करता है। कुत्ता तड़प रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था। इतने में बादशाह का खास सिपाही आगे बढ़ा। उसने अपनी झोली से एक शीशी निकाली और उसमें से कोई पानी जैसी चीज कुत्ते के मुंह पर छिड़क दी। बस वही पल था। कुत्ता कुछ ही सांसों में छटपटाकर बेहोश हो गया। बस्ती के लोग शोर सुनकर इकट्ठा हो गए। जब उन्होंने देखा कि वो खौफनाक कुत्ता बेहोश पड़ा है, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। औरतें ऊपर से झांकने लगीं। एक बुजुर्ग ने कहा, बादशाह, आप खुश रहें, आज हमारी बस्ती से खौफ का साया हट गया। बादशाह ने तलवार मन में डाली और गहरी आवाज में कहा, लोगों, अब तुम आराम से सो सकते हो। ये कुत्ता अब तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। मैं इसे अपने महल ले जा रहा हूं। वहां इस पर तहकीक होगी कि आखिर यह इतनी गंदी हरकतें क्यों करता था। गांव वालों ने चैन की सांस ली। कुछ औरतें रोते रोते कह रही थीं, बादशाह सलामत, इस कुत्ते को कैद करके आपने हमारी इज्जत बचा ली। हमारी बेटियां अब सुकून से रहेंगी। उसके बाद बैलगाड़ी मंगाई गई। कुत्ते को रस्सियों से बांधा गया और उसमें डाल दिया गया।
बादशाह खुद उस बैलगाड़ी के साथ चला। उसका सिपाही उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। धीरे धीरे काफिला बस्ती से निकल पड़ा। पीछे लोग देर तक खड़े होकर उस बैलगाड़ी को देखते रहे, जिसमें उनकी बर्बादी की वजह वह कुत्ता बेहोश पड़ा था। और इस तरह बादशाह उस कुत्ते को लेकर अपने महल में दाखिल हुआ। आधी रात का वक्त था। महल के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ मशालों की हल्की रोशनी फैली थी। उस खास कमरे में जहां शाही कैदियों को रखा जाता था, अब वह जख्मी और बेहोश पड़ा हुआ कुत्ता लाया गया था। उसके जिस्म से हल्का सा खून रिस रहा था, मगर सांसें चल रही थीं। बादशाह सुल्तान बहादुर खान गहरी सोच में डूबा खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और हैरत भी। आखिरकार उसने शाही हकीम को बुलाने का हुक्म दिया। कुछ ही देर में ऊंचे कद वाले शाही हकीम कमरे में दाखिल हुए। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि बादशाह सलामत खड़े हैं और उनके सामने फर्श पर रस्सियों से बंधा जख्मी और बेहोश कुत्ता पड़ा है। हकीम साहब ने आदाब किया और हैरत से पूछा, बादशाह सलामत, यह क्या माजरा है? यह जानवर आपके महल में कैसे आ गया? बादशाह ने गहरी सांस ली और पूरे वाक्य की कहानी बयां की कि कैसे यह कुत्ता बस्ती में घुसकर जवान लड़कियों के साथ गंदी हरकतें करता, कैसे लोगों ने शिकायत की और किस तरह खुद बादशाह ने उसे पकड़वाया। हकीम साहब बड़े गौर से सुनते रहे। फिर बादशाह ने हुक्म दिया, अब तुम इसका मुआयना करो और मुझे बताओ कि इस कुत्ते की असलियत क्या है। शाही हकीम घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने कुत्ते की आंखें खोली, उसमें मशाल की रोशनी डाली, कभी उसके दांत चेक किए, कभी जिस्म को दबाया, फिर उसके नाखूनों को गौर से देखा। काफी देर तक वह मुआयना करते रहे, कभी सर हिलाते, कभी रुककर सोच में पड़ जाते। करीब आधे घंटे के बाद हकीम साहब खड़े हुए और गहरी आवाज में बोले, बादशाह सलामत, यह कोई आम कुत्ता नहीं है। बादशाह ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या मतलब? साफ साफ कहो। हकीम साहब ने लंबी सांस ली और बोले, यह उस नस्ल का कुत्ता है जो अब दुनिया से लगभग खत्म हो चुकी है। इस किस्म के कुत्ते जंगलों में रहते हैं और इंसानों से खौफ खाते हैं। आमतौर पर यह इंसानों के पास तक नहीं भटकते, मगर यह यहां बस्तियों में आकर जवान लड़कियों के पीछे क्यों भाग रहा था? यह बात बेहद अजीब है। बादशाह और ज्यादा परेशान नजर आने लगे। तो फिर इसकी वजह क्या हो सकती है? हकीम साहब धीरे धीरे बोले, मेरे तजुर्बे के मुताबिक इस कुत्ते को किसी इंसान ने जबरदस्ती पाला है और वह इंसान बेहद गंदी आदतों वाला रहा होगा। जो कुछ वो इंसान करता था, यह कुत्ता उसी को देख देख कर सीख गया है। इस तरह के जानवर में यह बात होती है कि वह अपने इंसान की आदतें अपनाने लगते हैं। लगता है इस कुत्ते ने भी वही किया। यह अपने आप को इंसान समझने लगा और उसी इंसान की तरह करने लगा जिसने इसे अपने घर में पाला था। कमरे में खामोशी छा गई। बादशाह ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और कुछ पल तक सोचते रहे। फिर उन्होंने आंखें खोलकर धीमी आवाज में कहा, अगर तुम्हारी यह बात सही है तो इसका मतलब है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। कोई इंसान है जिसने इसको घर में अपने साथ पाला और यह इस तरह की हरकतें करने लगा। हकीम साहब ने सर हिला लिया और कहा, बिल्कुल, और यही वजह है कि मुझे हैरत थी। लेकिन एक गुजारिश है, बादशाह सलामत। बादशाह ने पूछा, क्या? हकीम साहब बोले, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना बस्तियों में अफवाह फैल जाएगी और लोग डर और नफरत में सही गलत की परवाह किए बगैर हंगामा कर देंगे। बादशाह ने सख्ती से कहा, ठीक है, यह राज्य सिर्फ हमारे बीच रहेगा, तुम जा सकते हो। हकीम साहब आदाब करके कमरे से बाहर चले गए। अब कमरे में सिर्फ बादशाह, उसका खास सिपाही और रस्सियों से बंधा हुआ वह जख्मी कुत्ता रह गया। मशाल की रोशनी में कुत्ते की सांसें भारी भारी चल रही थीं। बादशाह की नजरें उस पर टिकी हुई थीं। उसके दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर वह कौन इंसान है जिसने इस कुत्ते को अपने घर में पाला था? बादशाह सोच में गुम था, मगर उसे एहसास था कि यह मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है। अगले दिन सुबह का वक्त था। महल के बड़े दरबार में सन्नाटा पसरा था। बादशाह सुल्तान बहादुर खान गहरी सोच में बैठा था। उसके सामने वह जख्मी कुत्ता अब भी बंद पड़ा था, लेकिन बादशाह के दिल में सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा था, आखिर वह इंसान कौन है जिसने इस कुत्ते के सामने इस तरह के काम करके उसको अपनी तरह बनाने की कोशिश की?
इसी सोच में डूबकर बादशाह ने अपने भरोसेमंद जासूस सिपाहियों को तलब किया। बादशाह ने गंभीर आवाज में हुक्म दिया, यह कुत्ता किस आदमी के घर में पाला गया था, किस आदमी ने इसे ऐसी आदतें सिखाई और फिर क्यों छोड़ दिया, यह सब मुझे मालूम होना चाहिए। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूं कि अगले चंद रोजों में मेरे सामने सच्चाई हो। सिपाहियों ने जवाब दिया, जो हुक्म बादशाह सलामत। उसके बाद जासूस सिपाही टोलियों में बंट गए। कोई दो दो के जोड़े में, कोई चार चार के, और आसपास की बस्तियों, गांवों और वीरान इलाकों में जाकर पूछताछ शुरू कर दी। मगर कई दिनों तक उन्हें कोई ठोस सुरागा नहीं मिला। लोग सिर्फ इतना जानते थे कि यह कुत्ता अचानक बस्तियों में आता और औरतों को निशाना बनाता, लेकिन इसका अतीत कोई नहीं जानता था। आखिरकार 7-8 दिन की खोजबीन के बाद कुछ सिपाही एक बहुत गहरी और पुरानी बस्ती में पहुंचे। वहां के तंग गलियारों से गुजरते हुए उन्होंने एक बूढ़े शख्स के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा चर्र चर्र की आवाज से खुला और सामने एक झुकी हुई कमर वाला बुजुर्ग निकला। जासूस सिपाही बोले, बाबा, हम बादशाह के सिपाही हैं। हमें एक खास कुत्ते के बारे में मालूमात चाहिए। क्या इस इलाके में किसी आदमी ने कभी कोई जंगली कुत्ता पाला था? बूढ़ा पहले तो खामोश रहा, फिर आंखें तड़कर बोला, हां, पाला तो था, लेकिन मैं क्यों बताऊं तुम्हें? सिपाहियों ने कहा, बाबा, हम बादशाह सलामत के हुक्म से आए हैं। सच बताना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बूढ़े ने लंबी सांस ली और धीरे धीरे बोला, देखो बेटो, यह जो मेरे पड़ोस का घर है ना, वहां रहने वाला एक आदमी था। उसी ने एक काले रंग का जंगली कुत्ता पाला था। उस वक्त वो कुत्ता छोटा सा था, लेकिन धीरे धीरे बड़ा हुआ और उसके तौर तरीके इंसानों जैसे अजीब हो गए। वह ऐसी गंदी हरकतें करने लगा कि बस्ती वाले घबराने लगे। कई बार तो लोगों ने उसे मारने की भी कोशिश की। सिपाही चौंक कर बोले, फिर उस आदमी क्या किया? बूढ़ा ठंडी सांस भरकर बोला, वो आदमी डर गया और एक दिन उस कुत्ते को उठाकर जंगल में छोड़ आया। इसके बाद खुद भी अपना घर खाली करके कहीं और चला गया। लेकिन अजीब बात यह है कि वह शख्स महीने में 1-2 बार अब भी अपने घर लौट आता है, फिर अचानक गायब हो जाता है, यानी चला जाता है। जासूस सिपाही एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक ही बार में बूढ़े शख्स ने उन्हें कई अहम राज बता दिए थे। उन्होंने तुरंत बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और तेजी से महल लौट गए। दरबार में पहुंचकर सिपाहियों ने सारा वाकया बादशाह के सामने बयां कर दिया। बादशाह की आंखों में अब हैरत और गुस्सा दोनों थे। उसने मन ही मन कहा, तो यह सब उस आदमी की करतूत है जिसने इस बेजुबान जानवर को अपने गंदे शौक की खातिर इसे भी अपना गलत काम सिखाने की कोशिश की। अब उस आदमी का पता लगाना जरूरी है। बादशाह की सोच अब और गहरी हो चुकी थी। वह जानता था कि असली दुश्मन कुत्ता नहीं, बल्कि वह इंसान है। बादशाह ने जब जासूस सिपाहियों से पूरी कहानी सुनी तो उसका दिल गहरी सोच में डूब गया। अब उसके सामने तस्वीर साफ थी कि यह कुत्ता किसी का छोड़ा हुआ नहीं, बल्कि किसी शख्स का पाला हुआ है। उसी शख्स की आदतें और तौर तरीके इस जानवर में समा गए हैं, तभी यह गलत इंसानों जैसी हरकतें करने लगा। बादशाह ने जासूसों से कहा, तुम्हारे बयान से साफ जाहिर है कि इस कुत्ते की जड़ उसी शख्स तक जाती है जिसने इसे बचपन में पाला था। मुझे उस आदमी तक पहुंचना ही होगा, लेकिन अभी मैं सीधे उस पर हाथ नहीं डाल सकता। पहले मुझे सबूत चाहिए। तुम में से एक सिपाही वहीं उस बूढ़े के घर पर ठहरो, और जैसे ही वह पड़ोसी आता है जिसने यह कुत्ता पाला था, तो किसी तरह उसका कुर्ता या कपड़ा हासिल करके मेरे पास ले आना। वही असल सबूत होगा। बादशाह का हुक्म सुनकर सब सिपाही उठ गए। जो हुक्म बादशाह सलामत, फौरन ही सिपाहियों की टुकड़ी फिर उसी गहरी बस्ती की तरफ रवाना हो गई। वहां पहुंचकर बूढ़े आदमी को हुक्म सुनाया। बूढ़ा, जो पहले ही बादशाह के जासूसों की मदद कर चुका था, बोला, मेरे घर में एक सिपाही रुक सकता है। बाकी लोग अगर इधर उधर मंडराएंगे तो उस शख्स को शक हो जाएगा। यहां लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। बाहर का कोई चेहरा देखते ही सवाल खड़े हो जाते हैं। तय हो गया कि एक सिपाही वहीं बूढ़े के घर में रुक जाएगा। 2-3 दिन गुजर गए। सिपाही सब्र से उस वक्त का इंतजार करता रहा। हर रोज बूढ़े के साथ बैठकर गपशप करता, बस्ती की हालत देखता और उस खाली पड़े घर की तरफ नजर रखता। आखिर एक शाम जब आसमान पर लाल रंग जैसी सुर्खी बिखर रही थी, अचानक उस सूने घर के दरवाजे पर
हल्की आहट हुई। एक आदमी बेतरतीब कपड़े पहने, झुके कंधों और थके हुए चेहरे के साथ दाखिल हुआ। बूढ़े ने धीमी आवाज में सिपाही से कहा, यही है वह शख्स, यही है वह आदमी जिसने उस कुत्ते को घर में पाला था। सिपाही की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे वह किसी बड़े राज्य के करीब पहुंच चुका है। वो आदमी अंदर दाखिल होकर ज्यादा देर तक बाहर ना आया। थोड़ी देर बाद घर के अंदर से बर्तन खड़कने की आवाजें आईं। फिर सन्नाटा छा गया। शायद वह खाना खाकर थकान से सो गया था। सिपाही ने रात का इंतजार किया। अंधेरा गहराने पर चुपके से उस घर के पास गया। दरवाजे की झिड़ी से झांका तो देखा कि वह आदमी गहरी नींद में सो रहा है। पास ही उसकी चारपाई पर एक कुर्ता पड़ा था। शायद दिन भर पहनने के बाद उतारकर वहीं डाल दिया था। सिपाही बिल्ली की तरह दबे पांव अंदर दाखिल हुआ और बिना आवाज किए कुर्ता उठा लिया। फिर उसी तेजी से बाहर निकल आया और अंधेरे का फायदा उठाकर बूढ़े के घर पहुंचा। सुबह होते ही वह कुर्ता छुपाकर महल की तरफ रवाना हुआ। महल पहुंचते ही सिपाही बादशाह के सामने हाजिर हुआ। बादशाह को आदाब करके बोला, बादशाह सलामत, यह वही कुर्ता है उस आदमी का जिसने उस कुत्ते को बचपन में पाला था। मैंने बहुत सावधानी से हासिल किया है। बादशाह ने गहरी नजर से कुर्ते को देखा, फिर बिना वक्त गंवाए उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां कुत्ता कैद था। कुत्ता अब होश में आ चुका था। उसकी आंखों में थकान भी थी और गुस्सा भी। लोहे के मजबूत पिंजरे में कैद होने की वजह से बेचैन घूम रहा था। बादशाह ने धीरे धीरे कुर्ता उठाया और पिंजरे के अंदर डाल दिया। जैसे ही कुर्ता कुत्ते के पास पहुंचा, उसका पूरा हाल ही बदल गया। उसने कुर्ते को सूंघा, फिर अचानक जैसे पहचान गया हो। वो कुर्ता अपने मुंह में दबाकर सीने से लगाने लगा। उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू लुढ़क पड़े। उसकी सिसकियां कमरे में गूंजने लगीं। यह नजारा देखकर बादशाह की आंखों में शक गहरा गया। अब उसे यकीन हो गया कि यही वो शख्स है जिसने इस कुत्ते को पाला और बिगाड़ा। अगले दिन रात के वक्त जब रात काफी हो चुकी थी, महल के दीवारों पर क्षमा जल उठी थी, लेकिन बादशाह ने तय किया कि अभी उस शख्स तक जाना मुनासिब नहीं होगा। उसने सोचा, अब मुझे सबूत भी मिल चुका है और यकीन भी, लेकिन इस मामले को जल्दबाजी में हल करना ठीक नहीं। सुबह होते ही मैं खुद उस शख्स के पास जाऊंगा और देखूंगा कि असल माजरा क्या है। इतना कहकर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि कुत्ते की कड़ी निगरानी की जाए। फिर अपने कमरे में चला गया। लेकिन उस रात बादशाह को नींद बहुत देर तक न आई। उसके दिल में सवालों का तूफान था। क्या इंसान अपने शौकों और गंदी आदतों की वजह से जानवरों को भी बर्बाद कर देता है? अगर ऐसा है तो यह कुत्ता तो कसूरवार है ही, लेकिन कसूरवार तो वह शख्स है जिसने इसे पाला। अगली सुबह बादशाह ने फैसला कर लिया कि अब सारा सच अपनी आंखों से देखना जरूरी है। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर राजी होना उसकी फितरत में नहीं था। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही से कहा कि वह किसी को शक न होने दे और उसका भेष बदलने का इंतजाम करें। बादशाह ने सादा कपड़े पहने एक मुसाफिर की शक्ल बना ली। चेहरे पर हल्की सी गर्द और कपड़ों में थकान का असर डालकर वह बिल्कुल एक आम राहगीर जैसा मालूम हो रहा था। फिर अकेले ही उस घर की तरफ रवाना हुआ जिसका कुर्ता उसके पास पहुंच चुका था और जिसके बारे में अब पक्का मालूम हो चुका था कि वही शख्स है जिसने कुत्ते को घर में पाला था। घर पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से वही आदमी बाहर आया। कौन हो? उस आदमी ने पूछा। बादशाह ने थके हुए लहजे में कहा, मैं मुसाफिर हूं। रास्ता भटक गया हूं। सफर लंबा हो गया है और बदन टूट रहा है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं कुछ दिनों तक यहां ठहरना चाहता हूं। जब मंजिल का रास्ता मिल जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। उस शख्स ने मुसाफिर की हालत देखी तो पता नहीं उसने क्या सोचा। उसने कहा, अच्छा अंदर आ जाओ, 2-4 दिन यहां आराम कर लो। इस तरह बादशाह उसी के घर में मेहमान बनकर ठहर गया। 2-3 दिन तक बादशाह चुपचाप वहां रहा, लेकिन हर वक्त उस आदमी के तौर तरीकों को गौर से देखता रहा। उसने देखा कि वह आदमी घर में कोई गलत हरकत नहीं करता। सुबह होते ही निकल जाता और देर रात तक वापस न आता। घर में उसका रहन सहन बिल्कुल सादा था। यह देखकर बादशाह कुछ देर के लिए उलझ गया। अजीब बात है, ना तो यह आदमी घर में कोई बदचलनी करता है, ना ही इसके हाव भाव से कोई गड़बड़ी नजर आती है।
तो फिर हकीम की बात और कुत्ते का हाल कैसे सही हो सकता है। तीसरे दिन बादशाह ने ठान लिया कि अब इस शख्स का पीछा करना ही होगा। अगले दिन सुबह सुबह जब वह आदमी घर से निकला तो बादशाह भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ा। उसने एहतियात से फासला रखा ताकि आदमी को शक ना हो। वह आदमी तंग गलियों और सुनसान रास्तों से गुजरता हुआ काफी दूर एक दूसरी बस्ती में पहुंचा। वहां जाकर उसने एक पुराने घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक लगभग 50 साल की औरत बाहर निकली। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में चिढ़ और नाराजगी साफ झलक रही थी। उस आदमी ने जेब से चंद सिक्के निकाले और औरत के हाथ पर रख दिए, मगर औरत ने सिक्के झटक कर जमीन पर फेंक दिए और गुस्से से बोली, मैं और कहां तक तुम्हें लड़कियां लाकर दूं? कल रात ही मैंने तुम्हें एक लड़की दी थी, अब मैं कहां से फिर इंतजाम करूं? यह सुनते ही बादशाह के रगों में खून खौल उठा। अब सारी गुत्थी खुल चुकी थी। उसने मन ही मन कहा, तो असली फितना यही है। यही शख्स है जिसने पूरे शहर में बेहयाई और गंदगी फैलाई है। कुत्ते की आदतें भी इसी की वजह से बिगड़ी। यह आदमी ही है जो अपने गंदे कामों की वजह से बस्ती की लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। बादशाह अब पूरा मामला समझ चुका था। उसके सामने एक एक परत खुलती जा रही थी और गुत्थी साफ ही होती जा रही थी। असल मुजरिम यह आदमी है। बादशाह ने सोचा, यही शख्स था जिसने उस बेजुबान जानवर को पाला और अपनी गंदी हरकतों से उसकी फितरत बिगाड़ दी। वह कुत्ता तो बस वही नकल करता रहा जो उसकी आंखों के सामने चलता था। उसे कहाँ मालूम कि इंसान और जानवर के तौर तरीकों में क्या फर्कट होता है। बादशाह के जहन में हकीम की बातें गूंजने लगीं। कुत्ता नकल करता है, इंसान को जैसा देखता है वैसा ही सीख जाता है। अब सारी तस्वीर साफ थी। यह आदमी अपने घर में लड़कियों को बुलाता, उनके साथ बेहुदा हरकतें करता और कुत्ता उसी नज़ारे को देखता रहा। धीरे धीरे उसकी नादान समझ में यही बात बैठ गई कि मुझे भी यही करना चाहिए, और फिर उसी की नकल करते हुए उसने बस्ती में यह शर्मनाक काम करना शुरू कर दिया। बादशाह का दिल गुस्से और गम से भर उठा। असल मुजरिम कुत्ता नहीं, असल मुजरिम यह आदमी है जिसने पूरे शहर में गंदगी और बेहयाई का बीज बोया है। वो उसी वक्त महल वापस लौटा और शाही सिपाहियों को बुलाकर सख्त लहजे में कहा, सुन लो, अब भी इसी वक्त उस आदमी को गिरफ्तार करो। सिर्फ उसी को नहीं बल्कि उस औरत को भी पकड़ कर लाओ जो इसके लिए लड़कियों का इंतजाम करती है। अब इन दोनों का हिसाब होगा। शाही सिपाही फौरन रवाना हुए। कुछ देर बाद वह उस आदमी को बेड़ियों में जकड़कर बादशाह के सामने ले आए। उसकी आंखों में अब डर और शिकस्त साफ छलक रही थी। फिर वही औरत भी घसीट कर लाई गई। वह औरत जो अब तक पर्दे के पीछे रहकर जुर्म का कारोबार करती थी, आज पूरे दरबार के सामने खड़ी थी। दोनों को शाही तख्त के सामने खड़ा कर दिया गया। दरबार में सन्नाटा था। हर कोई सांस रोके इंतजार कर रहा था कि अब बादशाह क्या फैसला सुनाता है। सिपाही उस आदमी और उस औरत को पकड़कर बादशाह के सामने खड़ा कर चुके थे। दोनों के चेहरे झुके हुए थे। आंखों में शर्म और डर साफ झलक रहा था। बादशाह की गहरी नजर उस आदमी पर पड़ी और गूंजती हुई आवाज दरबार में फैल गई, आखिर तूने यह गंदा रास्ता क्यों चुना? तूने उस बेजुबान जानवर के सामने वह हरकतें क्यों की जिनसे उसने तेरी नकल करना शुरू कर दी? तेरी वजह से न जाने कितनी बेटियों का चयन और कितने घरों की इज्जत बर्बाद होने लगी। ये जान ले, वो कुत्ता तेरे घर का था, तूने ही उसे पाला था और तेरे कामों का तमाशा देखकर वही हरकतें उसने सीख लीं। अब वह बस्तियों में जाकर वही सब करता है जो तूने उसे सिखाया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। तेरे गलत कामों की सजा सिर्फ तुझे ही नहीं मिलेगी बल्कि इस औरत को भी मिलेगी जिसने तेरे साथ मिलकर यह गंदा कारोबार किया। अगर वक्त रहते मुझे खबर ना दी जाती तो आज पूरी सल्तनत इस गंदगी की आग में झुलस रही होती। फिर बादशाह ने उस औरत की तरफ देखा और सख्त लहजे में पूछा, बताओ, यह आदमी तुम्हारा कौन है? औरत का बदन कांपने लगा, आंखों से आंसू बह निकले। रोते हुए उसने कहा, बादशाह सलामत, ये मेरा शौहर है। इसने मुझे भी जबरदस्ती इस गंदे काम में धकेला। मैं तो खुद इसकी जुल्मों की शिकार हूं। ना मैं यह चाहती थी, ना मेरी रजामंदी थी। मैं अब इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूं। अगर चाहे तो मुझे मौत की सजा दे दीजिए। दरबार में हलचल मच गई।
हर कोई हैरान था कि कैसे एक शौहर ने अपनी ही बीवी को इस रास्ते पर धकेला। बादशाह ने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में कहा, तुम दोनों का फैसला अब कल होगा। पूरी सल्तनत तुम्हारे गलत कामों को देखेगी और सुनेगी। जो सज्जा सुनाई जाएगी वह पूरी सल्तनत के लिए सबक बनेगी। इतना कहकर बादशाह ने इशारा किया। सिपाहियों ने दोनों को पकड़कर कैद खाने में डाल दिया। दरबार फिर से खामोश हो गया। अगले दिन दरबार आम सजा हुआ था। सल्तनत के कोने कोने से लोग जमा थे। सिपाहियों ने उस आदमी और उसकी औरत को कैद से निकालकर बादशाह के सामने खड़ा किया। साथ ही लोहे के पिंजरे में कैद वह काला कुत्ता भी दरबार में लाया गया। दरबार में सन्नाटा था। हर कोई सांस थामे खड़ा था। बादशाह ने तख्त से उठकर कहा, आज का मुकदमा पूरी सल्तनत के सामने होगा ताकि सबक बन सके। यह आदमी जिसने अपने घर में गंदगी फैलाई, अपनी बीवी को गलत कामों में धकेला और एक बेजुबान जानवर को भी घर में रखा, यह सिर्फ अपनी बीवी का, अपनी बस्ती का या अपने पड़ोस का मुजरिम नहीं है, बल्कि पूरी सल्तनत का मुजरिम है। भीड़ से लोग गुस्से में शोर करने लगे, सजा दो, सजा दो। बादशाह ने हाथ उठाकर सबको खामोश कराया और कहा, इस मर्द और औरत को कत्ल की सजा सुनाई जाती है और इस कुत्ते को भी मौत की सजा दी जाती है, क्योंकि शाही हकीमों ने बता दिया है कि यह अब वही करेगा जो इसने देखा सुना है। इसे बचाना अब और लड़हिचकियों को खतरे में डालना होगा। सिपाहियों ने हुक्म की तामील की। दरबार में हर किसी की आंखों के सामने इंसाफ हो चुका था। इसके बादशाह ने पूरी सल्तनत को नसीहत की, याद रखो, बच्चे और जानवर वहीं सीखते हैं जो वे देखते हैं। अगर तुम उनके सामने अच्छे काम करोगे तो वे अच्छे इंसान और अच्छे साथी बनेंगे, लेकिन अगर तुम गलत काम करोगे तो वही गंदगी उनके दिमाग में बैठ जाएगी। इसलिए ना अपने बच्चों के सामने और ना ही उनकी पीठ पीछे कभी बुरे काम करो, क्योंकि बुराई न सिर्फ तुम्हें बर्बाद करती है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी अंधेरे में धकेल देती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। बादशाह का इंसाफ लोगों के लिए सबक बन गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।